मैं इस बुक को इस तरह से लिफ्ट करके रखता हूं तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। अगर मैं स्प्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच करके रखता हूं तो इसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ गई है, पर मसला यह है कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी आई है इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो इन सब कंसेप्ट को समझने के लिए आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास फिजिक्स न्यू बुक पंजाब बोर्ड्स चैप्टर नंबर 4 वर्क एनर्जी एंड पावर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल एनर्जी और उसका सब आर्टिकल पोटेंशियल एनर्जी। इससे पहले कि आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करें, अगर अभी तक आपने फिजिक्स इनसाइड आउट को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें, ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। और आज की इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि लेक्चर को पूरे मजे से स्टार्ट किया जा सके। प्यारे बच्चों, आज के लेक्चर में हम जो आर्टिकल पढ़ने जा रहे हैं दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, क्योंकि इसी लेक्चर में हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ना है। और अगर मैं ये कहूं कि बुक के 10 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस देखे जाएं तो उनमें से जो टॉप वाले क्वेश्चन है ये उन क्वेश्चंस में से एक क्वेश्चन है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला। ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसलिए आपने लेक्चर को स्टार्ट से एंड तक बहुत ही गौर से सुनना है और साथ के साथ नोट्स प्रिपेयर करने हैं, ताकि आप बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी करके बहुत ही शानदार मार्क्स भी साथ हासिल कर सकें। लास्ट लेक्चर में जब मैंने आपको एनर्जी के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशंस भी लिखी थी, और वहां पर मैंने आपको थोड़ा बहुत पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया था कि किस तरह की एनर्जी होती है। और उस लेक्चर में मैंने आपको यही बात बताई थी कि ऐसी एनर्जी जो कोई भी बॉडी पोजेस करती है अपनी चेंज्ड पोजीशन की वजह से या अपनी पोजीशन की वजह से, जैसे यहां पर मैं इस बात को डिस्प्लेस करता हूं, ये पहले यहां पर है, मैंने इसकी पोजीशन यहां से यहां तक चेंज कर दी। जब मैंने इसकी पोजीशन चेंज की है तो अब इसमें एनर्जी आ चुकी है, क्योंकि ये कैपेबल है कि जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये मूव करना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब है कि जब मैंने यहां से इसकी पोजीशन चेंज की है तो इसके पास क्या आ गई है, एनर्जी। और जो एनर्जी इसके पास आई है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। और वहां पर हमने ये डेफिनेशन लिखी थी, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स चेंज पोजीशन, कि पोजीशन की वजह से जो बॉडी एनर्जी पोजेस करती है दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर हम इसी कंसेप्ट को थोड़ा आगे लेकर चलेंगे, देखते हैं किस तरह से। मान लीजिए यहां पर ये क्या है, अर्थ है। जब मैंने आपको अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बारे में पढ़ाया था कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में, तो वहां पर ये बताया था कि अर्थ की बहुत दूर जाकर कोई ना कोई एक पॉइंट ऐसा होता है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत वीक हो जाती है, जीरो नहीं होती बट बहुत वीक होती है। फील ऐसे होता है कि वहां पर जीरो है। तो जहां पर ऐसा फील होता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो है, वहां से अगर हम इस तरह से एक रीजन ड्रा कर दें तो उस रीजन के अंदर अंदर जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, मान लीजिए यहां पर कोई ऑब्जेक्ट है, उस पर अर्थ क्या करेगी, फोर्स एक्सर्ट करेगी, और वो फोर्स कौन सी होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। अब यहां पर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सरफेस ऑफ अर्थ पर था, मैंने उसकी पोजीशन को चेंज करके यहां पर लाया है। जब मैं यहां पर लेकर आऊंगा तो मुझे इसको यहां तक लाने के लिए कोई ना कोई वर्क डन करना पड़ेगा, और जो वर्क डन मैंने किया है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। और मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये अब ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है। ऑब्वियसली यहां पर ये जितनी भी स्पेस है अराउंड दी अर्थ, ये क्या है, ग्रेविटेशनल फील्ड है। ऐसी स्पेस या ऐसा रीजन जिसमें अर्थ किसी भी ऑब्जेक्ट पर फोर्स एक्सर्ट करती है, ग्रेविटेशनल फोर्स, उस रीजन को क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड कहते हैं। तो यहां पर ये वाला जो सारा रीजन है दिस इज दी ग्रेविटेशनल फील्ड। जब बच्चों ये ग्रेविटेशनल फील्ड है तो इसमें जो भी ऑब्जेक्ट आएगा उस पर अर्थ फोर्स ऑफ ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट करेगी। इसका मतलब है मैं ये कह सकता हूं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो फिर ज्यादा जर्नलाइज करूं, ग्रेविटेशनल फोर्स की वर्ड को निकाल दूं तो कोई भी फोर्स फील्ड हो, देखिए चार्ज की भी एक फील्ड हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जिसको हम कहते हैं, दैट इज आल्सो द फोर्स फील्ड। यहां पर ये जो ग्रेविटेशनल फील्ड है ये भी फोर्स फील्ड है, यानी ऐसा फील्ड जिसमें कोई भी ऑब्जेक्ट आए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करे
ऐसे फील्ड को हम कहते हैं फोर्स फील्ड। तो इसका मतलब है ये फोर्स फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड, क्योंकि इसमें ये ऑब्जेक्ट आया है तो अर्थ ने इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सर्ट की है। तो यहां से फिर मैं ये बात कह सकता हूं कि किसी भी फोर्स फील्ड में कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगा, पोजेस करेगा। पहली बात हो गई। अब अगर इस स्प्रिंग की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि जब मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच करता हूं तो अब इसमें कैपेबिलिटी है कि ये वर्क डन कर सकता है। मान लीजिए यहां से स्ट्रेच करके यहां पर मैं कोई ऑब्जेक्ट इसके साथ अटैच कर देता हूं तो ये उसको पीछे खींचेगा और ये कैपेबल है कि वर्क डन कर सकता है। तो यहां पर मैं कहूंगा कि जो भी ऑब्जेक्ट यहां पर होगा उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी, और वो पोटेंशियल एनर्जी यहां पर स्टोर्ड है इस स्प्रिंग में। अब ये स्प्रिंग जो पोटेंशियल एनर्जी पोजेस कर रहा है किस वजह से कर रहा है, अपनी कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से। देखिए अगर मैं इसको कंप्रेस कर देता हूं बहुत ज्यादा तब भी ये बाहर की तरफ आना चाहेगा। अगर मैं इसको इस तरह से स्ट्रेच कर देता हूं तो उस केस में भी इसके पास एनर्जी होगी, दैट वुड बी पोटेंशियल एनर्जी, और वो इसकी कंस्ट्रेंट स्टेट की वजह से होगी। तो पता ये चला कि ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन की वजह से क्या करता है कि पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है जब वो किसी फोर्स फील्ड में होगा या फिर कंस्ट्रेंट स्टेट में होगा। तो इसी डेफिनेशन को उठा के यहां पर लिख देते हैं। तो यहां पर यही डेफिनेशन लिख दी है, पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स पोजीशन विद इन अ फोर्स फील्ड। जैसे अभी मैंने आपको बताया है कि ग्रेविटेशनल फील्ड में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आएगा तो उस पर अर्थ क्या करेगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट करेगी, यानी वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और वहां पर उसकी पोजीशन की वजह से उसके पास क्या होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो यहां पर फिर हमने यही बात लिखी है कि पोटेंशियल एनर्जी एक एनर्जी है जो कि कोई भी बॉडी किस वजह से पोजेस करती है, अपनी पोजीशन की वजह से विद इन अ फोर्स फील्ड या फिर कांस्टेंट स्टेट की वजह से। इस स्प्रिंग में एनर्जी स्टोर हुई है तो किस वजह से हुई है, कांस्टेंट स्टेट की वजह से, क्योंकि हमने इसको तंग करके रखा हुआ है। तो यहां पर इसी वजह से लिखा है आर ड्यू टू इट्स कांस्टेंट स्टेट। अब एग्जांपल्स की तरफ बढ़ते हैं। वही दो एग्जांपल्स हैं जो अभी मैंने आपको बताई थी और यही एग्जांपल्स आपकी बुक पर भी लिखी हुई हैं। पहली एग्जांपल क्या है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग। देखिए अगर मैं इस स्प्रिंग को इस तरह से स्ट्रेच करके रखूंगा, अब इसमें एनर्जी स्टोर होगी क्योंकि ये देखिए फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। जब इसमें एनर्जी स्टोर हो गई है तो ये एनर्जी कौन सी है, दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि यहां पर जब मैं इसको स्ट्रेच करके रखता हूं तो ये कैपेबल है कि वर्क डन कर सकता है। तो यहां पर इसी वजह से हमने लिखा है कि इसमें एनर्जी, और वो एनर्जी कौन सी है, दैट इज दी पोटेंशियल एनर्जी। और याद रखें ये वाली पोटेंशियल एनर्जी जो कि स्प्रिंग में स्टोर होती है इसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए कोई रबर बैंड ले उसको खींचे तो उसको खींचेंगे तो उसमें भी पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, वो कौन सी होगी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसी वजह से हमने स्प्रिंग का दूसरा नाम ये भी रखा हुआ है इलास्टिक स्प्रिंग। और इलास्टिक स्प्रिंग में कौन सी एनर्जी स्टोर होती है जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और पेपर में अगर ये पूछ ले कि व्हाट इज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, तब भी यही वाली एग्जांपल आपने उठाकर लिखनी है, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कंप्रेस्ड और स्ट्रेच स्प्रिंग इज द पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज आल्सो नोन एज इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो दूसरी एग्जांपल क्या है, अ बॉडी एट सम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो अगर मैं इस मार्कर को पहले जमीन पे रखता हूं, जमीन से उठा के यहां पर लाता हूं तो ऑब्वियसली इसकी कुछ हाइट हो जाएगी। जब हाइट हो जाएगी तो इस हाइट की वजह से भी ये एनर्जी पोजेस कर रहा है, क्योंकि मैं इसको छोड़ूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा, यानी ये कैपेबल है कि वर्क डन कर सकता है, छोड़ने पे नीचे गिरेगा तो इसका मतलब है इसके पास भी एनर्जी है। और वो एनर्जी कौन सी है, पोटेंशियल एनर्जी। बट ये पोटेंशियल एनर्जी किस वजह से है, ये ग्रेविटेशनल फील्ड में प्रेजेंट है, इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्सर्ट हो रही है। इस वजह से इस मार्कर में इस जगह पर जो पोटेंशियल एनर्जी है दैट इज दी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो यहां पर वही बात लिख दिया, बॉडी एट सम हाइट अबव द सरफेस ऑफ अर्थ possesses potential energy, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी और उस पोटेंशियल एनर्जी को कहेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और अब चलते हैं एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की तरफ और पहले देखेंगे कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ने क्यों जा रहे हैं। जब पोटेंशियल एनर्जी का इतना शानदार, इतना जबरदस्त सा कंसेप्ट है हमारे पास, तो फिर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की क्या जरूरत पड़ी है। अब ये कैसा आर्टिकल है, बहुत जबरदस्त सा आर्टिकल है, आपने लेक्चर को बिल्कुल आगे गौर से सुनना है, क्योंकि
एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाला आर्टिकल काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। आपने इसकी सारी की सारी डेरिवेशन जिस तरह मैं करवाऊंगा इसी तरह नोट्स में नोट कर लेनी है, तो वहां पर आपको बहुत ही आसानी से तैयार भी हो जाएगा। ये सारे के सारे मैं आपको साथ के साथ नोट्स बनवा रहा हूं और ये नोट्स में आपको टेक्स्ट बुक से ही प्रिपेयर करवा रहा हूं। बस क्या किया है कि नोट्स को थोड़ा सा अरेंज कर दिया है और अंदर हेडिंग्स लगा दी हैं ताकि जब आप पेपर में लिखकर आए तो वहां पर आपको जबरदस्त मार्क्स मिल सके। इससे पहले कि हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की प्रॉपर डेफिनेशन लिखें, देखना यह पड़ेगा कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को हम पढ़ क्यों रहे हैं, इसकी एक्चुअल जरूरत क्या है। मान लीजिए यहां पर ये ग्राउंड है यानी सरफेस ऑफ अर्थ है और कोई एक ब्लॉक पड़ा हुआ है। अब इस ब्लॉक पर आपने बहुत सारी फोर्स अप्लाई की क्योंकि भारी ब्लॉक है, आपने इस पर फोर्स अप्लाई की और इसको खींच कर किसी भी तरीके से ऊपर लेकर गए। किधर लेकर गए? यहां तक मान लीजिए आप लेकर आए हैं। अब आपने जो फोर्स अप्लाई की है वो किस तरफ की है? इस तरफ अप्लाई की है और जो डिस्प्लेसमेंट हुई है वो किधर हुई है? वो भी इसी तरफ हुई है। तो इसका मतलब है एफ वेक्टर भी इसी तरफ होगा, डी वेक्टर भी इसी तरफ होगा। अब यहां पर जो फोर्स आपने अप्लाई की है उसने कितना वर्क डन किया है ये किस तरह से निकालेंगे? W इज इक्वल टू एफ डी कास थीटा। यहां पर देखिए थीटा कितना बन रहा है? 0 डिग्री। W इज इक्वल टू एफ डी कास 0 डिग्री, तो W इज इक्वल टू एफ डी हो जाएगा। अब डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है? एक्चुअली यहां से यहां तक इसने जो हाइट कवर की है डेट वुड बी द h और इसको हम क्या पुट कर देंगे? W इज इक्वल टू एफ एच। देखिए अब इस ब्लॉक को ऊपर मूव कराने के लिए आपने कितनी फोर्स लगाई है? यहां पर एक और फोर्स भी एक्ट करिए, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जिसको हम वेट कहेंगे, W इज इक्वल टू mg। अब आपने फोर्स लगाई है इस ब्लॉक पर और वो कितनी थी? ऑब्वियसली वो फोर्स इस वेट के बराबर तो होगी, इसलिए इसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर मूव किया। अब आपको ऐसे लग रहा होगा कि आपने इसको ज्यादा फोर्स के साथ मूव कराया, लेकिन नहीं, आपने इस पर इतनी फोर्स अप्लाई की जितनी से उसको ग्रेविटी खींच रही थी और इसने कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ ऊपर मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो यहां पर इसका मतलब है कि ये जो एफ वेक्टर होगा इसका मैग्नीट्यूड भी mg के इक्वल होगा। तो मैं यहां पर लिख सकता हूं W इज इक्वल टू एफ की जगह पर क्या लिखूंगा? mg और साथ में h इसी तरह से। तो पता चला कि इस ब्लॉक को यहां से यहां तक लेकर जाने के लिए जो एक्सटर्नल फोर्स है यानी आपने अप्लाई की है उसने जो वर्क डन किया है वो mgh है। अब प्यारे बच्चों ये जो वर्क डन है ये इस ब्लॉक में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो चुका है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर हो चुका है। तो इस केस में फिर मैं कह सकता हूं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी हो गई है? mgh। जी सर बिल्कुल, हमने यही वाला रिलेशन 9th क्लास में पढ़ा था। बिल्कुल आपने ये वाला रिलेशन 9th क्लास में पढ़ा था। एक बात याद रखें कि ये वाला जो रिलेशन है पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ये सिर्फ उस केस में होल्ड करता है जब ये ब्लॉक और इसकी मूवमेंट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ हो, यानी ये वाली जो हाइट h है ये बहुत ज्यादा ना हो। देखिए जब हाइट बहुत ज्यादा हो जाएगी तो उस केस में ये वाला जो g है ये चेंज होने लग जाएगा। जब ये चेंज होने लग जाएगा तो फिर यहां पर mgh का वही आंसर नहीं आएगा, बल्कि जब g चेंज होगा तो ये चेंज हो जाएगा। यानी g जब चेंज होगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी तो फिर चेंज हो गई। यहां पर हम तो सिर्फ h के साथ वेरिएशन देख रहे हैं, हमने कहा है mg, g की जगह पर फिर आप जो g की जनरल वैल्यू पढ़ते हैं वो नहीं पुट कर सकते। दूसरी बात ये है कि ये वाला जो रिलेशन है एक्चुअली ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन है। अब आप कहेंगे किस तरह से? देखें मान लीजिए यहां पर ये हमने सरफेस ऑफ अर्थ कंसीडर की है। जब ये ब्लॉक इस जगह पर था इस सरफेस ऑफ अर्थ पे तो हाइट कितनी थी? 0 थी। तो उस केस में ये वाला रिलेशन क्या आंसर देगा? mg इंटू 0 और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। इसका मतलब है कि जब ये ब्लॉक ग्राउंड पर पड़ा हुआ है तो इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी हो जाएगी? डेट वुड बी 0। लेकिन अगर यहीं पर मैं कहता हूं कि ये टेबल है, ये क्या है? टेबल है, और ग्राउंड कुछ इस जगह पर है। अब इस ब्लॉक की पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टेबल तो 0 है, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड कितनी है? वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ होगी, क्योंकि यहां से यहां तक ये h हाइट है ग्राउंड से इस टेबल की। तो एक बंदा कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी है जो कि mgh है, और एक अगर कहता है कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 है,
तो किसकी बात मानेंगे, जीरो वाले की बात मानेंगे या एमजीएच वाले की? भाई जो ये कह रहा है कि जीरो है वो भी ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंस पॉइंट टेबल को मान रहा है। टेबल से देखें तो उसकी हाइट जीरो है, लेकिन ग्राउंड से देखें तो उसकी हाइट एच है। इसका मतलब है कि यहां पर एक कन्फ्यूजेंसी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी है। तो इस कंसेप्ट को जरा यूनिफॉर्म करने के लिए हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट पढ़ते हैं। ये आपको छोटी क्लास में बता तो दिया जाता है कि mgh, और ये रिलेशन है भी करेक्ट, नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ, ये वाला रिलेशन वर्क कर भी जाता है अगर आप एक रेफरेंस पॉइंट चूज कर लें। यानी अगर टेबल को रेफरेंस पॉइंट चूज करेंगे फिर आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, ग्राउंड को करेंगे फिर भी आपके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। लेकिन आपके व्यूज और आपके फ्रेंड के व्यूज वेरी कर सकते हैं। आपका फ्रेंड ये कह सकता है जीरो है, आप कहेंगे भाई जीरो नहीं है, देखो एच हाइट है। तो यहां पर फिर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी में इस तरह से कंसीडर करते हैं, लेट से यहां पर ये अर्थ है और ये अर्थ का क्या है, सेंटर पॉइंट है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट अर्थ से काफी दूर चला जाता है, मान लीजिए यहां पर ये अर्थ से काफी दूर है, ये कंसीडर कीजिए, तो जब कोई ऑब्जेक्ट काफी दूर चला जाएगा तो उस पर जो ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ है वो बहुत कम रह जाएगा। यानी वो ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ को फील नहीं कर पाएगा। मान लीजिए यहां तक है इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड, ये जो रीजन है इसमें क्या कर रहा है, इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट कर रही है और इससे आगे इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं है। तो यहां पर जो ऑब्जेक्ट होगा वो कितनी फोर्स फील करेगा, भाई फोर्स नहीं फील करेगा। जब यहां पर ये ऑब्जेक्ट फोर्स नहीं फील करेगा तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर इस ऑब्जेक्ट की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी जीरो। अब ये किस तरह से जीरो है ये हम आगे चलकर इस आर्टिकल में प्रूव करेंगे, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वाले आर्टिकल में। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है इस पर जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स, वो बहुत ही कम ग्रेविटेशनल फोर्स है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से आपको बाहर नजर आ रहा है। तो इस केस में फिर हम रेफरेंस पॉइंट बजाय इसके कि अर्थ ये टेबल को ले, यहां पर इस अर्थ को लें या इसके ऊपर पड़ी हुई किसी चीज को लें, बल्कि हम रेफरेंस पॉइंट यहां इंफिनिटी पर कंसीडर करते हैं जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नेग्लिजिबल होती है। तो यहां पर फिर हम ये कह सकते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है इसको हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, हमारी जीरो आएगी। जब इसको रेफरेंस पॉइंट के तौर पर लेंगे तो यहां से फिर हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं। देखें यहां पर रेफरेंस पॉइंट चेंज हो रहा था, लेकिन यहां पर रेफरेंस पॉइंट चेंज नहीं हो रहा। जो ऑब्जेक्ट यहां पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी आप इसी रेफरेंस पॉइंट से लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट यहां पर है उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी इसी रेफरेंस पॉइंट से लिखेंगे, क्योंकि ग्रेविटेशन फील्ड से जैसे बाहर जाएगा तो वहां पर क्या होगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। यानी यहां पर एफ जी क्या हो जाएगी, जीरो, फोर्स ऑफ ग्रेविटी जीरो हो जाएगी। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी यहां पर जीरो हो जाएगी तो फिर हम ये कह सकते हैं कि ये जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे यहां पर जितने भी ऑब्जेक्ट्स होंगे उन सब के लिए वाला रेफरेंस पॉइंट सेम रहेगा। जब रेफरेंस पॉइंट इंफिनिटी पर हो जाए और वो आपको सेम रहता हुआ नजर आए तो वहां पर उसके रिस्पेक्ट से जो पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाती है दैट इज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर क्या थी, रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी। या आप इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से लिखेंगे या इस पॉइंट के रिस्पेक्ट से लिखेंगे, लेकिन यहां पर जब भी लिखेंगे किसी भी पॉइंट के लिए तो वो आप इसी इंफिनिटी वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट से लिखेंगे। तो जब इसी इंफिनिटी वाले पॉइंट के रिस्पेक्ट से लिखेंगे तो फिर काम आसान नहीं हो जाएगा कि तमाम के लिए यही फिक्स है। तो यहां पर फिर हम किसी भी पॉइंट पर किसी भी बॉडी की एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। याद रखें ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, इसको हम जनरली एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी लिखते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस ऑब्जेक्ट की मुझे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी चाहिए जो कि इस पोजीशन पर है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी जितना वर्क डन करेगी इस पॉइंट को यहां से यहां तक ले जाने में, दैट वर्क डन वुड अपीयर एज द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। अब यहां पर वही वाली डेफिनेशन उठाकर लिख दिया एब्सोल्यूट ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी की। अगर अभी तक समझ नहीं आया तो घबराना नहीं है, इस डायग्राम और इस डेफिनेशन को मैं एकदम आपके लिए अभी क्लियर कर देता हूं। देखिए वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, यहां से मैच करेंगे और आपको फौरन समझ आ जाएगा। यहां पर ये हमने अर्थ कंसिडर की है और यहां से यहां तक हम कहते हैं कि मान लीजिए 1 से नीचे तक ये जो रीजन है इसमें ऑलमोस्ट mgh होल्ड कर जाता है, लेकिन जैसे ही इससे ऊपर जाते हैं तो वहां पर फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होने लग जाती है। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी चेंज होगी तो वर्क डन जो करना पड़ेगा वो भी चेंज होगा और फिर पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होगी। तो इस केस में यानी
इसके बाद फिर पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम mgh नहीं यूज कर सकते। तो अगर मैं चाहता हूं कि मुझे इस पोजीशन पर 1 पे 2 पे 3 पे किसी पर भी जो बॉडी प्रेजेंट है उसकी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कब पता चलाना है, तो मैं किस तरह से चलाऊंगा। मुझे यह देखना पड़ेगा कि अगर मैं इस पॉइंट 1 पर जो बॉडी पड़ी हुई है उसको यहां से यहां तक लेके जाऊं तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना वर्क डन करेगी, वो जितना वर्क डन करेगी वही हमारे पास एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब यहां पर डेफिनेशन को मैच कीजिए। द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए सर्टेन पोजीशन, किसी भी पोजीशन पर, मान लीजिए 1 पर है 2 पर है, किसी भी एक सर्टेन पोजीशन पर है जो कि आपको पता है कि इस पोजीशन पर है 1 पे है 2 पे है, तो उस केस में फिर क्या होगा, इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी। यहां पर अब एन को हम इन्फिनिटी पर मान रहे हैं कि ये बहुत दूर पॉइंट है जहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो नेग्लिजिबल हो जाती है। तो फिर डेफिनेशन में ये लिखा है कि ये एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी पॉइंट पर कितनी होगी, वो उस वर्क डन के इक्वल होगी जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी करेगी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी किस तरह से वर्क करती है तो मैं कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले आर्टिकल में बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं। लेकिन यहां पर बात यह है कि उस पॉइंट से इन्फिनिटी तक जब लेकर जाएंगे तो जो वर्क डन फोर्स ऑफ ग्रेविटी करेगी दैट वुड बी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। कौन? ग्रेविटेशनल फोर्स जो वर्क डन करेगी इन डिस्प्लेसिंग, जब हम ऑब्जेक्ट को उस स्पेसिफिक पोजीशन से डिस्प्लेस करके कहां तक लेके जाएंगे, फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी पर जहां पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जी सर बिल्कुल समझ आ गई है, वेयर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी बिकम जीरो। तो डेफिनेशन तो आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए। इस डायग्राम को ध्यान में रखो कि इस पॉइंट पर मुझे क्या पता चलाना है, मान लीजिए एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वो कितनी होगी, वो उस वर्क डन की इक्वल होगी जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी करेगी जब ये यहां से यहां तक जाएगा। ऑब्जेक्ट यहां से यहां तक जाएगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने जो वर्क डन किया है दैट वुड बी एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब हमने इस आर्टिकल में करना ही है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो इसमें हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन फाइंड करना होता है। क्योंकि U इज इक्वल टू mgh, तो मैंने आपको बता दिया कि वो इसके बाद ऊपर होल्ड ही नहीं करेगा क्योंकि mgh में जो g है वो वेरी कर जाएगा। जब फोर्स ऑफ ग्रेविटी वेरी करेगी, g वेरी करेगा, तो वहां पर mgh नहीं लग सकता, वहां पर हमें एक नया फार्मूला निकालना पड़ेगा। तो उस नए फार्मूले को निकालना है। अब पहले तो हम ये लिख देंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ होगा तो उसके लिए हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो है वो mgh से लिख सकते हैं। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर चला जाए, इस 1 2 3 4 या इन पॉइंट्स में से किसी पॉइंट पर हो या इनके दरमियान किसी जगह पर हो, तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा कि फिर वेरिएबल फोर्स वाले रूल्स को लगाकर, क्योंकि देखें यहां से जब ऊपर गया तो फोर्स वेरी होना स्टार्ट हो गया, जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो वेरी होना स्टार्ट हो गया। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन कैसे निकालते हैं, जिस पाथ में फोर्स वेरी हुई है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, जिस तरह वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स मैंने आपको पढ़ाया था। तो यहां पर हमने कहा कि इस पॉइंट 1 के बाद फोर्स वेरी होना स्टार्ट हो गई है, तो इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 1 2 3 4 5 6 7, ये छोटे छोटे स्टेप्स में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये स्टेप 1 हो जाएगा, स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4, इस तरह जाते 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 ये लास्ट स्टेप है हमारे पास। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ले जाने में जो हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे फोर्स ऑफ ग्रेविटी का, वो किसके इक्वल हो जाएगा, एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो पहले वो वर्क डन निकालते हैं, फिर उसको इक्वल कर देंगे एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के, तो आर्टिकल कंप्लीट हो जाएगा। ये तो मैंने आपको बताई है आर्टिकल की छोटी सी समरी कि एक्चुअली इसमें हमने किस तरह से लेकर चलना है। तो अब क्योंकि एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है तो यही हेडिंग लगा देंगे, कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो कैलकुलेशन ऑफ एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले वर्क डन इवैल्यूएट करना पड़ेगा, क्योंकि हमने डेफिनेशन में लिखा है कि ये किसी इक्वल होती है वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन डिस्प्लेसिंग फ्रॉम एनी ऑफ दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। यानी किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट से इन्फिनिटी तक ले जाने में जो वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स होगा दैट वुड बी द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। तो फिर हमें पहले वो वाला वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो यही बात लिखेंगे, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी फर्स्ट वी इवैल्यूएट वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब क्योंकि वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड कैलकुलेट करना है तो नेक्स्ट पर हेडिंग यही लगा दीजिए, एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन ग्रेविटेशनल फील्ड। अब अपने हेडिंग्स को जो है वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से कट मार्कर से हेडिंग्स लगानी है ताकि वहां पर एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पेपर में जाए।
तो नियर अर्थ सरफेस, देखिए पहले मैंने आपको बताया है कि नियर अर्थ सरफेस की हमने बात कर देनी है ताकि मालूम हो जाए कि नियर दी अर्थ सरफेस वाला फार्मूला यहाँ ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पर हमने डायरेक्टली बात कर दी कि नियर दी अर्थ सरफेस क्या होगा, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी यानी इस रीजन में वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट होगी। जब कांस्टेंट होगी तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी है वो U इक्वल टू mgh से निकाल सकते हैं। लेकिन हमने किसकी बात करनी है, इस डिस्टेंस के लिए, क्योंकि इनमें से अगर किसी भी पॉइंट पर हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है तो किसकी इक्वल होगी, जो ग्रेविटी ने वर्क डन किया है यहां से यहां तक लेकर जाने के लिए। तो हमने तो इस रीजन की बात करनी है जो वर्क डन इस रीजन में हुआ है। तो फिर हम यहां पर लगाएंगे कि एट ग्रेटर या एट लार्जर डिस्टेंस फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। तो उस केस में क्या करेंगे कि इस पाथ को डिवाइड कर देंगे और डिवाइड करने के बाद हर एक छोटे से पाथ के लिए वर्क डन फाइंड करेंगे। तो चलिए जरा करते हैं। यहां पर अब वही बात कर दी है कि लार्ज डिस्टेंस होगा जब अर्थ से, यानी इस वाले रीजन के लिए, उस केस में क्या होगा कि mgh नहीं वैलिड होगा। क्यों नहीं वैलिड होगा, देखिए mgh इससे नहीं वैलिड होगा, इसमें जो mg है वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और mg सिर्फ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ ही वैलिड होता है। मैं ऑलरेडी आपको चैप्टर नंबर 4 में बताता आ रहा हूँ स्टार्ट से। mg किधर वैलिड होता है, सिर्फ नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। जब आप अर्थ से दूर जाते हैं तो जो न्यूटन सर ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन दिया था, जो कि मैंने आपको 3rd चैप्टर में बताया था, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। अब F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर है, जैसे जैसे r बढ़ेगा यानी यहां से डिस्टेंस बढ़ता जाएगा सेंटर ऑफ अर्थ से, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम होती चली जाएगी। तो यहां पर यही बात लिखी है, द ग्रेविटेशनल फोर्स वेरीज विद डिस्टेंस, सो mgh इज नॉट वैलिड, कि mgh यहां पर वैलिड नहीं होगा। इफ द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 1 to n, क्योंकि यहां तक तुमने कहा कांस्टेंट है, यहां पे तो mgh वैलिड है। अब इस बात का मसला था तो हमने यही बात की कि अगर 1 से n तक उसको हम डिस्प्लेस करेंगे अंडर द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ, ऑब्वियसली सारे रीजन में अर्थ पुल तो कर रही है, यानी ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ प्रेजेंट है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरी करेगी। वो किस तरह से होगी, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, जैसे अभी मैंने आपको बताया है न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। तो इस केस में क्या करेंगे, देखें जब फोर्स यहां पर वेरिएबल है तो वेरिएबल फोर्स का वर्क डन फाइंड करने के लिए हम स्मॉल स्टेप्स में पाथ को डिवाइड कर लेते हैं, सिंपल सी बात है। तो डिवाइडिंग डिस्टेंस इनटू स्मॉल स्टेप्स, यानी ये वाला जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लें। तो यही बात देखिए, टू कंप्यूट द वर्क डन बाय वेरिएबल ग्रेविटेशन फोर्स, कि वेरिएबल ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन कंप्यूट करने के लिए जो डिस्टेंस है 1 से n तक, उसको हम क्या करते हैं कि स्मॉल स्टेप्स में डिवाइड कर लेते हैं और हर स्मॉल स्टेप को क्या कहेंगे, डेल्टा आर। देखिए यहाँ पर 1 और 2 के दरमियान जो स्मॉल स्टेप है ये क्या है, डेल्टा आर। 2 3 के दरमियान जो स्टेप है दैट इज आल्सो डेल्टा आर, ये भी डेल्टा आर है, ये भी डेल्टा आर है, दरमियान में बहुत सारे डेल्टा आर्स हैं। तो हमने ये कंसिडर किया है कि एक स्मॉल स्टेप के लिए फोर्स कांस्टेंट है। देखिए यहाँ इस सारे रीजन के लिए 1 से n तक के लिए फोर्स वेरिएबल है। वेरिएबल फोर्स के लिए हम क्या करते हैं, स्मॉल पाथ में डिवाइड कर देते हैं और हर स्मॉल पाथ के लिए क्या एज्यूम करते हैं कि फोर्स कांस्टेंट है। यहाँ पर भी वही केस होगा कि 1 से 2 तक इस पाथ में जो फोर्स लग रही है दैट इज कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट मानेंगे और फिर कौन सा फार्मूला यूज कर लेंगे, F वेक्टर डॉट D वेक्टर वाला, क्योंकि वो कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। तो यहाँ पर यही बात की है, एट ईच स्मॉल स्टेप, कि इनमें से हर स्मॉल स्टेप के लिए द फोर्स is assumed to be constant and total work is found by adding the work for all steps। देखिए यहाँ पर हर छोटे छोटे स्टेप के लिए फोर्स क्या है, कांस्टेंट है। अब सबसे पहले हम इस फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए और फिर लास्ट स्टेप के लिए कैलकुलेट करेंगे और उन सबको ऐड कर देंगे। बिल्कुल वही वाला पैटर्न फॉलो करेंगे जो हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स वाले आर्टिकल में पढ़ा था। इसलिए मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आपने पिछले लेक्चर्स अटेंड नहीं किए हुए, जैसे कि वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस वाले और काइनेटिक एनर्जी वाला लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन बताई थी और वहां पर मैंने आपको प्रॉपर इसका सेंस दिया था। तो अगर वो वाले लेक्चर आपने अभी तक नहीं सुने हुए तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आप पहले वो वाले लेक्चर सुन लीजिए, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसके साथ साथ कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा, वहां से आप इजीली असेस कर सकते हैं। तो चलिए अब कैलकुलेट करते हैं इस फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन। तो यहां पर अब हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, यानी 1 से 2 तक। तो क्या हेडिंग लगाइए, वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप। तो इसके लिए हमने क्या किया है कि लेट से ये जो पॉइंट 1 है ये सेंटर ऑफ अर्थ से r1 डिस्टेंस पर है और पॉइंट 2 सेंटर ऑफ अर्थ से r2 पर है। अब हमने सेंटर ऑफ अर्थ क्यों लिया है, सरफेस ऑफ अर्थ क्यों नहीं ली? सरफेस ऑफ अर्थ भी तो ले सकते थे, लेकिन देखें जो अर्थ ग्रेविटेशनल पुल प्रोवाइड कर रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन प्रोवाइड कर रही है, वो एक्चुअली किस वजह से, अर्थ के मैस की वजह से। क्योंकि न्यूटन सर ने यही कहा था कि कोई भी दो बॉडीज हैं उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। तो यहाँ पर अर्थ और इस बॉडी के दरमियान जिनमें से किसी भी पॉइंट पर हम कंसिडर कर रहे हैं, जो कि इस वक्त हमने इस फर्स्ट स्टेप में कंसिडर की है, उस पर जो अर्थ फोर्स एक्सर्ट कर रही है वो किस वजह से, अर्थ के मैस की वजह से। तो यहाँ पर फिर
अर्थ के मैस की वजह से जो फोर्स है दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और क्योंकि सारे का सारा मैस सेंटर ऑफ अर्थ पर कंसंट्रेटेड है तो जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होगी वो भी सेंटर ऑफ अर्थ की तरफ ही एक्ट करेगी। इसलिए हमने इस ओ पॉइंट को सेंटर पर लिया है। और अब करना क्या है, इस फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट करना है। इस 1 से 2 तक लेकर जाने के लिए जो वर्क डन किया है ग्रेविटी ने वो वाला हमने कैलकुलेट करना है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी। यहां पर डी क्या है, 1 और 2 के दरमियान जो स्मॉल पाथ है डेट इज डेल्टा आर, तो एफ डॉट डेल्टा आर वेक्टर हो जाएगा। तो यहां पर हमने ये बात लिखी है कि सपोज r1 एंड r2 आर द डिस्टेंसेस ऑफ पॉइंट्स, यानी पॉइंट 1 और पॉइंट 2 के डिस्टेंसेस है सेंटर ऑफ अर्थ से। सिंस द फोर्स इज अज्यूम्ड टू बी कांस्टेंट, क्योंकि हमने एक स्मॉल स्टेप के लिए क्या किया, फोर्स को कांस्टेंट माना है फॉर ईच स्मॉल स्टेप। सो द वर्क डन ड्यूरिंग फर्स्ट स्टेप, यानी फर्स्ट स्टेप के लिए जो वर्क डन होगा उसको कैसे लिखा जाएगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, डिस्प्लेसिंग ए बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट 2, पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक डिस्प्लेस किया। तो यहां पर फिर हम W1 to 2 लिखेंगे, यानी 1 से 2 तक जाने में जो वर्क डन हुआ है डेट इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट डेल्टा आर वेक्टर। अब यहां पर इसको ओपन कीजिए डॉट प्रोडक्ट को, W1 to 2 इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर कास थीटा हो जाएगा। तो थीटा कितना होगा, देखें बॉडी ऊपर जा रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे की तरफ लग रही है, हमने ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन निकालना है। तो क्या हो जाएगा, जब ये ऊपर जा रहा है ऑब्जेक्ट, फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है, तो एंगल कितना होगा, डेट वुड बी 180 डिग्री। तो यहां पर क्या हो जाएगा, W1 to 2 इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर इंटू -1। तो यहां पर आप लिख दीजिए सिंस cos 180 डिग्री इज इक्वल टू -1, क्योंकि ये -1 के इक्वल है। तो दिस इंप्लाइज दैट W1 to 2 इज इक्वल टू एफ डेल्टा आर, और साथ में ये वाला माइनस भी आ जाएगा। अब यहां पर ये डेल्टा आर क्या चीज है और एफ क्या चीज है, इनके बारे में हमें डिस्कस करना है। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। पहले एफ की वैल्यू निकालते हैं फिर डेल्टा आर की। देखिए यहां पर अब एफ की वैल्यू mg तो नहीं होगी, mg किधर होगी, जस्ट नियर टू द सरफेस ऑफ अर्थ। यहां पर तो फोर्स वेरी हो रही है, जब फोर्स वेरी हो रही है तो हमें कहां से मिलेगी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। और वो क्या कहता है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर। एक मैस होगा उस ऑब्जेक्ट का जो कि मूव कर रहा है, और दूसरा मैस होगा इस अर्थ का। मैस ऑफ अर्थ को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको स्मॉल m से। यहां पर पहले डेल्टा आर के बारे में लिखते हैं, वेयर डेल्टा आर इज इक्वल टू, देखें डेल्टा आर कितना है, दिस इज R2, दिस इज R1। जब मैं इस R2 में से ये R1 माइनस कर दूंगा, पीछे ये बच जाएगा, तो डेल्टा आर फिर क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1 हो जाएगा। दूसरी चीज हमने क्या डिस्कस करनी है, फोर्स F। तो मैं यहां पर लिखूंगा एंड F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। अब ये ग्रेविटेशनल फोर्स कहां पर एक्ट कर रही है, उस पार्टिकल पर, उस बॉडी पर जो कि इस 1 से लेकर 2 के दरमियान वाले स्टेप में, यानी इस पाथ में है। ये वाला जो डेल्टा आर वाला पाथ है, इस पाथ के दरमियान ये फोर्स एक्ट कर रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहां पर ये जो पॉइंट 1 है इस पर एक्ट कर रही है, पॉइंट 2 पर देखिए इस रीजन में एक्ट कर रही है। तो हम ये कहते हैं कि जो इनके दरमियान में सेंटर पॉइंट है वहां पर ये फोर्स एक्ट कर रही है। देखिए यहां पर इस पॉइंट के दरमियान कांस्टेंट है, जब कांस्टेंट है तो मैं ये कहूंगा कि सेंटर पॉइंट पर वेयर F इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप, एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप। ये वाला फर्स्ट स्टेप है, एट द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप, यानी सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप पर ये लग रही है। और ये किस तरह से मिलेगी, गिवन एज कहां से मिलेगी, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। F इज इक्वल टू कैपिटल G होगा जो कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट, मैंने आपको 3rd चैप्टर में पढ़ाया था। m1 m2, m1 क्या है, मैस ऑफ अर्थ, और उसको कैपिटल M लिख दीजिए। m2 क्या है, मैस ऑफ बॉडी जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उसको स्मॉल m लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। अब मसला सारा इस r स्क्वायर का है। देखिए डेल्टा आर भी हमें मालूम है कि यहां पर है, R1 भी मालूम है कि कहां पर है, R2 भी मालूम है कि कहां पर है। मसला किसका है, आर स्क्वायर का प्रॉब्लम है। अब आर स्क्वायर एक्चुअली क्या है, हमने कहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप पे लग रही है, यहां पर इस स्टेप के सेंटर पर। तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर को फाइंड आउट करना पड़ेगा। उससे पहले यहां पर हम लिख देते हैं वेयर G इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट,
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, comma capital M is mass of earth, small m is mass of body, and r is distance from the center of first step to the center of earth। यही होगा क्योंकि हमने यहां पर उसको कंसिडर किया है। तो क्या लिखेंगे, r is distance between center of first step and center of earth, between center of first step and center of earth, और सेंटर ऑफ अर्थ के दरमियान। बाकी सारी चीजें तो हमें मालूम है, मैस ऑफ अर्थ भी मालूम है। जिस सब्जेक्ट के लिए हम एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर रहे हैं, यानी कि जो स्मॉल m है वो भी हमें मालूम होगा, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट। देन पीछे चीज रह क्या जाती है, डेट इज दी r। अब ये r सारा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, क्योंकि हमें तो यहाँ पर r1 और r2 पता है कि ये यहाँ पर है, r को हमने क्या करना है, फाइंड करना है। तो इस इक्वेशन को आप इक्वेशन नंबर 2 कह दीजिए, क्योंकि अभी जो हम आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करेंगे उसको हमने यहीं पर पुट करना होगा। तो चलिए अब आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करते हैं। यहां पर फिर अब हमने कैलकुलेशन ऑफ आर स्क्वायर की हेडिंग लगा दी है। अब देखिए ये आर्टिकल किस तरह स्टेप वाइज हेडिंग्स में चल रहा है। अगर आप इसी तरह हेडिंग्स की फॉर्म में पेपर में लिखकर आएंगे फिर तो क्या ही बात है, मार्क्स आपके कदम चूमेंगे। तो यहां पर फिर किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड सेंटर ऑफ अर्थ इज गिवन एज, जैसे पहले मैं आपको बता चुका हूं, आर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप एंड द सेंटर ऑफ अर्थ। तो यहां पर सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप से लेकर अर्थ के सेंटर तक का डिस्टेंस क्या होगा। देखिए ये r1 है, ये r2 है। अगर मैं r1 प्लस r2 करके 2 पे डिवाइड कर दूं, यानी इन दोनों का एवरेज फाइंड कर लूं, तो मुझे यहां पर सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। देखिए एवरेज किस लिए फाइंड करते हैं, ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट, इनके दरमियान वाला पॉइंट फाइंड करना है। यहाँ का जो डिस्टेंस है और यहाँ का जो डिस्टेंस है उसको ऐड करके 2 पे डिवाइड कर दें तो आपको दरमियान वाला पॉइंट मिल जाएगा। तो फिर किस तरह से करेंगे, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 ओवर 2, यही काम कर दिया है। r1 और r2 को प्लस करके जब 2 पर डिवाइड करेंगे तो हमें कौन सा डिस्टेंस मिलेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी सेंटर ऑफ फर्स्ट स्टेप से सेंटर ऑफ अर्थ तक। तो पहले हमने r फाइंड करना है, उसके बाद r स्क्वायर फाइंड करेंगे। अभी यहाँ पर हमने देखा था कि जो डेल्टा r है वो r2 माइनस r1 के इक्वल है। तो यहां पर लिखते हैं सिंस डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1, यहां से r2 की जरा वैल्यू निकालिए। देखें r2 एक साइड पर लिखते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा r प्लस r1, इतना ही हो जाएगा। देखें इसको इधर ले आए तो प्लस r1 हो जाएगा, फिर साइड एक्सचेंज कर लें तो r2 इज इक्वल टू डेल्टा r प्लस r1, या फिर ओवर r r2 इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r, इस तरह से हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऐड हो रहे हैं तो r1 प्लस डेल्टा r लिख सकते हैं। कमसो तो इस केस में क्या हो जाएगा, r इज इक्वल टू r1 प्लस r2 की वाली वैल्यू पुट कर दें, r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2 इसी तरह से, देन दिस इंप्लाइज दैट r इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, देखिए r1 प्लस r1 2r1 हो जाएगा। तो यहां पर लिख दीजिए 2r1 प्लस डेल्टा r डिवाइडेड बाई 2। अब यहां पर इसके नीचे सेपरेटली 2 को डिवाइड कर दें, इसके नीचे सेपरेटली कर दें, तो किस तरह से करेंगे, r इज इक्वल टू 2r1 ओवर 2 प्लस डेल्टा r बाई 2। अब अगर वापस आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, इसका मतलब है हम तोड़कर इसको इस तरह से लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज दैट, ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, r इज इक्वल टू r1 प्लस डेल्टा r बाई 2। तो यहां तक हमें क्या मिला कि r किसकी इक्वल है, r1 प्लस डेल्टा r बाई 2 की इक्वल है। लेकिन हमें क्या चाहिए था, r स्क्वायर चाहिए, तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दें। तो किस तरह से लिखेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स के दोनों साइड्स पर स्क्वायर कर दें तो क्या मिल जाएगा, r का स्क्वायर इज इक्वल टू, इस सारी साइड का स्क्वायर कर दें, r1 प्लस डेल्टा r बाई 2 इस सारे का स्क्वायर। तो दिस इंप्लाइज दैट, मैं इंप्लाइज करके स्टेप के आगे स्टेप लिख रहा हूं, आपने सारे स्टेप एक दूसरे के नीचे करने हैं, यानी ये वाला जो स्टेप मैं आगे लिखूंगा आपने इसके नीचे लिखना है, क्योंकि जब आप पेपर में स्टेप के नीचे स्टेप करते हैं तो उसको पढ़ने में काफ़ी आसानी होती है और पेपर थोड़ा क्लीन लगता है।
तो यहां पर फिर आप आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए अगर इसको मैं ए मानूं, इसको बी मानूं, तो ए प्लस बी होल का स्क्वायर, इसका आपने एक रिलेशन पढ़ा हुआ है। वो रिलेशन क्या है, मैं यहां पर थोड़ा रफ साइड पर लिख देता हूं। ए प्लस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। हाँ सर, ये तो हमने मैथ में पढ़ा था, बिल्कुल पढ़ा हुआ है आपने। तो किस तरह से लिखेंगे, अगर r1 a है और डेल्टा r/2 b है, तो पहले a का स्क्वायर लिखना है, तो क्या हो जाएगा r1 का स्क्वायर प्लस 2ab है तो 2 इसी तरह से लिखेंगे। a क्या है, r1 है, तो r1 लिख दीजिए। साथ में b क्या है, डेल्टा r/2, तो डेल्टा r/2 लिख दीजिए। प्लस b का स्क्वायर है तो डेल्टा r/2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिख दीजिए डेल्टा r/2 का स्क्वायर। अब यहां पर आप अगर ऑब्जर्व करें तो ये जो डेल्टा r है, ये वाला डेल्टा r, ये r1 के मुकाबले में तो बहुत कम है। तो फिर यहां पर मैं ये कह सकता हूं कि r1 का स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, डेल्टा r के स्क्वायर से, क्योंकि यहां पर r1 का स्क्वायर है और यहां पर डेल्टा r/2 का स्क्वायर है। डेल्टा r का स्क्वायर फिलहाल ले रहे हैं। तो अगर यहां पर r1 का स्क्वायर, देखिए r1 तो बड़ा है, डेल्टा r हमने कहा है बहुत छोटा है, इतना छोटा है कि उसके लिए फोर्स कांस्टेंट है। तो यहां पर जब डेल्टा r बहुत छोटा होगा तो इसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्योंकि बहुत छोटी जो वैल्यू होती है उसको जब आप स्क्वायर करते हैं तो और छोटी हो जाती है। जैसे अगर आप 0.5 का स्क्वायर करें तो आंसर आएगा 0.25। भाई 0.25 तो ज़्यादा छोटा है 0.5 से, तो इसका मतलब है कि जब बहुत छोटी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो उससे भी छोटी आ जाती है। और जब बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं, r1 तो काफ़ी बड़ा है, जब बड़ी वैल्यू का स्क्वायर करते हैं तो वो और बड़ी हो जाती है। तो यहाँ से कुल मिला के पता ये चला कि जो डेल्टा r का स्क्वायर है वो बहुत छोटा हो जाएगा। अगर मैं इस तरफ से पढ़ूँ तो r1 के स्क्वायर से, कि r1 का स्क्वायर बहुत बड़ा है और डेल्टा r का स्क्वायर बहुत छोटा है। तो फिजिक्स में जब इस तरह की सिचुएशन आ जाती है कि एक क्वांटिटी बहुत स्मॉल हो जाती है दूसरे से, तो फिर हम ये कहते हैं कि जब ये उसके मुकाबले में बहुत कम है तो इसको हम छोड़ देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो किस तरह से लिखेंगे, एज डेल्टा r का स्क्वायर, देखें ये डेल्टा r का स्क्वायर लेस देन r1 स्क्वायर, कमसो जो डेल्टा r/2 का स्क्वायर है, डेल्टा r/2 का स्क्वायर, यानी ये वाली जो टर्म है इसको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं इसके मुकाबले में, कैन बी नेग्लेक्टेड as compared to r1 का स्क्वायर। फिर यहाँ पे इस टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे। जब नेग्लेक्ट करेंगे तो बाकी क्या रह जाएगा, r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस 2r1 डेल्टा r/2, इतना बच जाएगा। और यहां से क्या होगा कि ये 2 और ये वाला 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज दैट r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 डेल्टा r रह जाएगा, तो लिख दीजिए r1 डेल्टा r। अब जो डेल्टा r की ये वाली वैल्यू हमने लिखी है इसी को पुट कर देते हैं। पुटिंग डेल्टा r इज इक्वल टू r2 माइनस r1 वी गेट, तो क्या मिल जाएगा यहां से, r का स्क्वायर इज इक्वल टू r1 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू डेल्टा r की जगह पर क्या पुट करना है, r2 माइनस r1, तो दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना बन जाएगा, r1 का स्क्वायर प्लस यहां से r1 r2 प्लस इंटू माइनस हो जाएगा, r1 मल्टीप्लाई बाय r1 क्या हो जाएगा, r1 का स्क्वायर। तो यहां से r1 का स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि एक प्लस का एक माइनस का है। तो फिर बाकी क्या बचेगा, दिस इंप्लाइज दैट r स्क्वायर इज इक्वल टू r1 r2। तो यहां पर फिर r स्क्वायर की वैल्यू क्या हुई है, निकल कर आ चुकी है। अब ये जो r स्क्वायर की वैल्यू आई है इसको हमने कहां पर पुट करना है, इक्वेशन नंबर 2 में, जो क्या f इज इक्वल टू जी mm ओवर r स्क्वायर थी। तो चलिए अब इसी r स्क्वायर की वैल्यू को इक्वेशन में पुट करते हैं। तो यहां पर अब यही लिख दिए, पुटिंग वैल्यू ऑफ r स्क्वायर इन इक्वेशन 2 वी हैव। अब इक्वेशन नंबर 2 ये वाली थी, इसमें r स्क्वायर की जगह पर r1 r2 पुट कर दीजिए। तो किस तरह से पुट करेंगे, f इज इक्वल टू
जी कैपिटल एम स्मॉल एम अवर आर स्क्वायर था, तो आर स्क्वायर की जगह पर R1 R2 पुट कर दीजिए। देन यहां से एफ भी आ चुका है, तो जो इक्वेशन नंबर 1 थी उसमें क्या था, माइनस एफ डेल्टा आर। डेल्टा आर तो हमें यहां से मालूम हो चुका था कि R2 माइनस R1 के इक्वल है, तो फिर हम इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज किस तरह से पुट करेंगे, पुटिंग वैल्यूज ऑफ एफ एंड डेल्टा आर, किस किस की, एफ एंड डेल्टा आर इन इक्वेशन 1 वी गेट। देखिए इक्वेशन 1 में जब वैल्यूज पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, W122 यानी फर्स्ट स्टेप के लिए जो वर्क डन है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आएगा, माइनस एफ की वैल्यू क्या है, GMM अवर R1 R2, और डेल्टा आर कितना था, R2 माइनस R1, पहले मैं आपको लिखवा भी चुका हूं, तो लिख दीजिए R2 माइनस R1। अब यहां से W122 क्या हो जाएगा, माइनस GMM, इसको अंदर ले जाएं, R2 माइनस R1 अवर R1 R2। अब R1 R2 को इन दोनों टर्म पर सेपरेटली अब डिवाइड कर दे, तो किस तरह से करेंगे, दिस इंप्लाइज दैट W122 इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू R2 अवर R1 R2 माइनस R1 अवर R1 R2, क्योंकि हम इसको सेपरेट डिवाइड कर सकते हैं, वापस एलसीएम लेकर फाइंड करेंगे तो यही चीज आ जाएगी। तो दिस इंप्लाइज दैट W122 इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू R2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर R1 माइनस R1 कैंसिल हो जाएंगे, 1 ओवर R2 बच जाएगा। तो इसका मतलब है कि हमने इस फर्स्ट स्टेप के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है। अब यहाँ पर ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा था और फोर्स ऑफ ग्रेविटी नीचे की तरफ थी, यानी वर्क डन अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी हो रहा था, तो माइनस साइन इस वजह से है, इसलिए यहाँ पर वही सेंटेंस लिख देते हैं, द वर्क डन इज नेगेटिव, कि वाला जो वर्क डन है ये नेगेटिव है, जो कि इंडिकेट कर रहा है वर्क मस्ट बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स टू अचीव दिस डिस्प्लेसमेंट, कि 1 से 2 तक ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करवाने के लिए ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। तो यहां पर फिर यही बात लिखी है, इंडिकेटिंग वर्क डन मस्ट बी डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, के वर्क ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट डन होगा टू अचीव दिस डिस्प्लेसमेंट। कौन सी डिस्प्लेसमेंट, यहां पर पॉइंट 1 से पॉइंट 2 तक। तो ये वाला जो रिलेशन है ये किसके लिए था, वर्क डन इन फर्स्ट स्टेप। अब हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन इन सेकंड स्टेप, तो सेकंड स्टेप के लिए क्या लिखेंगे, वर्क डन इन सेकंड स्टेप W2 to 3। जब 2 से 3 की बात आ जाएगी, यहां पर 1 से 2 था तो हम क्या पुट कर देंगे, 2 से 3, 2 से 3 होगा, यहां पर 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, 2 की जगह पर 3 हो जाएगा। सिमिलरली फिर हम सब्सिक्वेंट वर्क्स भी कैलकुलेट करेंगे। तो चलिए अब सेकंड स्टेप के लिए कैलकुलेट करते हैं। यहां पर फिर हेडिंग लगा दी है वर्क डन इन सेकंड स्टेप यूजिंग द सेम लॉजिक, यानी ये जो हमने 1 to 2 को लिखने के लिए लॉजिक यूज की थी, यहां पर मैंने लाइन लगा के इसे लिखा है कि ये वाला जो स्टेप है ये रफ वर्क है जस्ट सेकंड वर्क लिखने के लिए। तो यूजिंग द सेम लॉजिक, यानी यही वाली लॉजिक यूज करते हुए जो कि हमने इसमें यूज की थी डेरिवेशन करने के लिए, वर्क डन ड्यूरिंग द सेकंड स्टेप इन विच द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट 2 to 3 इज। देखिए पहले 1 से 2 लिखा था, अब 2 to 3 लिखना है, तो क्या हो जाएगा, W2 to 3 यानी 2 से 3 तक, पॉइंट 2 से पॉइंट 3 तक। पहले तो इसी तरह से आएगा माइनस GMM इंटू, देखें यहां पर 1 यहां पे 1, तो 1 ओवर R जो यहां पर होगा वो यहां पे आएगा 1 ओवर R2 माइनस यहां पे 2 था यहां पे भी 2 था, तो 1 ओवर यहां पर क्या है 3 है, तो यहां पर भी 3 ही आएगा। अब हम लिख सकते हैं वर्क डन इन लास्ट स्टेप। देखिए बाकी स्टेप्स के लिए भी इसी तरह लिखा जा सकता है, 3 to 4 लिखने, 3 to 4 यहां भी 3 to 4 हो जाएगा। तो फिर आप डायरेक्टली वर्क डन इन लास्ट स्टेप कैलकुलेट कर लेते हैं, वर्क डन इन लास्ट स्टेप। तो लास्ट स्टेप के लिए क्या हो जाएगा, W लास्ट स्टेप क्या है, n-1 से n तक, तो Wn-1 to n इज इक्वल टू माइनस G कैपिटल M स्मॉल m इंटू 1 ओवर R। देखें जो यहां पर होगा वो यहां पे आएगा, पहले क्या है n-1 तो R n-1 हो जाएगा, दरमियान में माइनस है तो माइनस C 1 ओवर R। अब इस R के साथ क्या आएगा, यहाँ पे 3 था यहाँ पे 3 आया, यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, n ही आएगा। तो अब लास्ट स्टेप के लिए भी हमने कैलकुलेट कर लिया। देखिए पहले फर्स्ट स्टेप के लिए कैलकुलेट किया, फिर सेकंड स्टेप के लिए कैलकुलेट किया, अब लास्ट स्टेप के लिए भी कैलकुलेट कर लिया है। तो फाइनली क्या करना है, इन सारे वर्क डन को ऐड करना है। जब सारे वर्क डन को ऐड कर देंगे तो फिर हमें 1 से n तक का वर्क डन मिल जाएगा जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने किया है।
तो यहां पर फिर हम हेडिंग लगा देंगे टोटल वर्क डन। क्या हेडिंग लगाएंगे? टोटल वर्क डन। यहां पर फिर हमने सेंटेंस लिख दिया टोटल वर्क डन इन डिस्प्लेसिंग द बॉडी फ्रॉम पॉइंट 1 टू n, यानी 1 से n तक डिस्प्लेस करने के लिए जो वर्क डन हुआ है इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप द वर्क डन ड्यूरिंग ऑल द स्टेप्स। इन सारे स्टेप्स के लिए जो वर्क डन है, तो ये वर्क डन हम कौन सा कैलकुलेट कर रहे हैं? जो कि फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स ने। तो सारे वर्क डन को ऐड करेंगे तो यहां पर W टोटल क्या हो जाएगा? W टोटल इज इक्वल टू W1 to 2, देखिए पहले 1 to 2 हमने निकाला था, देन W2 to 3 प्लस चलते चलते Wn-1 to n, यही हमने लिखा है। तो यहां पर फिर सारी वैल्यूज लगा दीजिए। दिस इंप्लाइज दैट W टोटल इज इक्वल टू 1 to 2 का हमने यहां पर लिखा हुआ, इसको पुट कीजिए माइनस GMM इंटू 1 over R1 माइनस 1 over R2। देन नेक्स्ट क्या है? W2 to 3 पुट कर दीजिए माइनस GMM इंटू 1 over R2 हो जाएगा माइनस 1 over R3। तो अगले भी सारे माइनस ही आएंगे क्योंकि सारे माइनस में चल रहे हैं, तो यहां पर माइनस लिखेंगे, माइनस डॉट डॉट डॉट, यानी चलते चलते लास्ट में क्या आएगा? माइनस GMM इंटू 1 over Rn माइनस 1 माइनस 1 over Rn माइनस 1 over Rn। तो यहां से अगर हम मजीद फाइंड करें तो W टोटल इज इक्वल टू माइनस GMM को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ले लीजिए माइनस GMM इंटू अंदर ये वाली सारी ब्रैकेट्स बच जाएंगी, तो क्या मिलेगा? 1 over R1 माइनस 1 over R2, माइनस तो बाहर कॉमन ले लिए, अंदर प्लस रह जाएगा, प्लस 1 over R2 माइनस 1 over R3 प्लस चलते 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 प्लस 1 over Rn माइनस 1 माइनस 1 over Rn, ब्रैकेट क्लोज, और बड़ी ब्रैकेट भी यहीं पर क्लोज हो जाएगी। यहां पर अब अगर आप देखें तो ये माइनस 1 over R2 है, ये 1 over R2 है, माइनस 1 over R2 प्लस 1 over R2 कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली ये माइनस 1 over R3 है, इसके बाद जो टर्म लिखेंगे W3 to 4 वाली, उसमें प्लस 1 over R3 होगा, तो ऑब्वियसली ये वाली और वो वाली भी कैंसिल हो जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर 1 over Rn माइनस 1 जो है, ये भी इससे पीछे एक टर्म होगी यहाँ पर जहाँ पे मैंने डॉट डॉट डाले हैं, माइनस 1 over Rn माइनस 1, तो वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ पर फिर हम लिख देते हैं ऑन सिंप्लीफिकेशन वी गेट, हमें क्या मिलेगा? देखें W टोटल किसकी इक्वल हो जाएगा? W टोटल इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू ये वाली टर्म आपको बताया कि बचेगी 1 over R1, देन ये लास्ट वाले बच्चे के दरमियान वाली सारी कैंसिल हो जाएंगी, तो माइनस 1 over Rn और ब्रैकेट क्लोज। तो फाइनली फिर जो टोटल वर्क डन है, जब हम इसको 1 से n तक लेके गए हैं, जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ने किया वो कितना आ गया? माइनस GMM इंटू 1 over R1 माइनस 1 over Rn। यहां पर हमने वही वाली इक्वेशन लिख दी, W टोटल इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1 over R1 माइनस 1 over Rn, और इसको इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया है। अब इसके बाद हमने क्या करना है? फार्मूला फॉर एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की हेडिंग लगानी है। एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन में हमने क्या लिखा था कि फ्रॉम 1 टू अ पॉइंट एट इन्फिनिटी, यानी अब हमने n को इनफाइनाइट डिस्टेंस पर लेना है। तो जब यहां से सेंटर ऑफ अर्थ से पॉइंट n तक डिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा, तो फिर हमें 1 over Rn में इस Rn को क्या पुट करना पड़ेगा? इन्फिनिटी पुट करना पड़ेगा। तो यहां पर ये लिखा है टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी वी कंसीडर द केस वेयर फाइनल पॉइंट n इज लोकेटेड एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, कि जब हमने एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो हमें पॉइंट n को कहां पर कंसीडर करना पड़ेगा? कि वो सेंटर ऑफ अर्थ से इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है, क्योंकि हमने डेफिनेशन में भी यही पढ़ा था, फ्रॉम दैट पॉइंट टू इन्फिनिटी। तो फिर इसलिए हमने Rn को क्या पुट करना है? इन्फिनिटी पुट करना है। तो जब हम Rn को यहाँ पर इन्फिनिटी पुट करेंगे, 1 over इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो एट एन इनफाइनाइट डिस्टेंस, कि जब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगा, Rn इन्फिनिटी होगा, तो जब इसका रेसिप्रोकल करेंगे 1 over Rn, तो रेसिप्रोकल ऑफ डिस्टेंस अप्रोचेस 0। देखें 1 over इन्फिनिटी क्या होता है? जब 1 के नीचे डिवाइड में बहुत बड़ी सी चीज आ जाए तो फिर आंसर 0 को अप्रोच करने लगता है।
तो इसी यहां पर हमने क्या लिखा है, इक्वल टू 0। तो इस केस में फिर इक्वेशन 3 क्या बन जाएगी, यहां पर अगर 0 पुट करें तो W total इज इक्वल टू माइनस GMM इंटू 1/R1 माइनस 0। तो W total इज इक्वल टू माइनस GMM/R1। दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 4। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 कह दिया है। अब इस इक्वेशन नंबर 4 को देखें और जो हमने एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की डेफिनेशन लिखी है उसको देखिए, ये आपस में ऑलमोस्ट मैच कर रही है। हमने वहां पर वही कहा था ना कि W टोटल वर्क डन फ्रॉम दैट पॉइंट, इनमें से कोई भी पॉइंट हो सकता है, टू द पॉइंट एट इनफाइनाइट डिस्टेंस यानी टू इन्फिनिटी। तो यहां पर हमने इन्फिनिटी पुट कर दिया है, तो इसका मतलब है कि ये जो वर्क डन है ये रिप्रेजेंट करेगा एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को। तो फिर हमने यहां पर ये लिख दिया, दिस टोटल वर्क रिप्रेजेंट्स द एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। और एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम किससे डिनोट करेंगे, U से डिनोट करेंगे। तो इस W टोटल की जगह पर U लिख देंगे। अब ये जो U होगी यानी ये वाली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये किस पॉइंट पर होगी, देखिए यहां पर R1 था, जर्नल लिखेंगे तो R हो जाएगा कि किसी भी डिस्टेंस के लिए, देखें कोई भी ऑब्जेक्ट जो अर्थ से कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट है उसके लिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, U इज इक्वल टू माइनस GMM/R। तो यहां पर हमने ये लिख दिया, फॉर ए बॉडी एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द अर्थ सेंटर, कि किसी भी बॉडी के लिए जो कि अर्थ के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर प्रेजेंट होगी उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा कि U इज इक्वल टू माइनस GMM/R। सो रिप्लेसिंग R1 बाय R, क्योंकि इसमें हमने क्या किया, R1 को R से रिप्लेस कर दिया है, तो यहां पर फिर R हो जाएगा। इसको अब आप इक्वेशन नंबर 5 कह दें। अब यहां पर देखने वाली बात यह है कि ये जो डिवाइड में R आ रहा है इसका क्या मतलब है, देन ये माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी R के बढ़ने से, R के कम होने से U पर क्या फर्क पड़ेगा। अब हमने इस फार्मूला के बारे में देखना है, यानी इस फार्मूला का फिजिकल सेंस देखना है कि फिजिक्स क्या कहती है कि ये फार्मूला क्या चीज है। तो उसके लिए हम यहाँ पे हेडिंग लगाएंगे फिजिकल इंटरप्रिटेशन, कि हम फिजिकली इसको इंटरप्रेट करने जा रहे हैं। तो चलिए हेडिंग लगाते हैं और नीचे इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं। तो यहां पर नीचे से उठाकर वही वाली इक्वेशन नंबर 5 ऊपर लिख दिया, देन फिजिकल इंटरप्रिटेशन की हेडिंग लगा दी है। अब इसको आपने बिल्कुल स्किप नहीं करना, ये इस आर्टिकल का मेन कंसेप्ट है कि इस आर्टिकल में हमने स्टडी क्या किया है। तो फिजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इक्वेशन नंबर 5 में हमने क्या लिखा है, देखें इस इक्वेशन में जैसे जैसे R इंक्रीज करेगा तो उस केस में क्या होगा कि 1/R कम होगा। यहां पर थोड़ा रफ वर्क करते हैं, नीचे वाली साइड पर ये सारे का सारा रफ वर्क है। देखें R जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो 1/R क्या है, ये डिक्रीज करेगा ऑब्वियसली। देखिए 1 के डिवाइड में जितनी बड़ी चीज होगी आंसर छोटा आएगा, इसका मतलब है R बढ़ेगा तो 1/R कम होगा। तो यहां पर हमने ये लिख दिया, एज द डिस्टेंस R इंक्रीजेज, जैसे जैसे ये डिस्टेंस R इंक्रीज करेगा, यहां पर R कोई भी डिस्टेंस हो सकता है, हमने जर्नल लिखा है कि R कोई भी डिस्टेंस हो सकता है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा, अर्थ से दूर जाएंगे, तो उस केस में क्या होगा कि जो 1/R है ये बहुत छोटा होता जाएगा। 1/R क्या होता जाएगा, बहुत छोटा हो जाएगा। तो ये वाला जो एक्सप्रेशन है U इज इक्वल टू माइनस GMM, 1/R को एक साइड पर कर लें, यानी 1/R ये सारी की सारी चीज, ये वाली सारी की सारी चीज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी जब R बढ़ेगा। तो इस केस में फिर क्या होगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो लेस नेगेटिव होगी। देखिए 1/R छोटा हो गया, इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जब बहुत छोटा होगा तो आंसर क्या हो जाएगा, सारे का सारा बहुत छोटा आ जाएगा। U इज इक्वल टू माइनस, और यहां पर जो भी चीज आएगी इसको कैलकुलेट करने के बाद वो बहुत छोटी होगी। तो आपको मालूम है कि जब माइनस में कोई चीज छोटी हो रही होती है, नंबर लाइन किस तरह से होती है, इस तरह से होती है, दरमियान में 0 होता है, इधर पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं, इधर नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। तो इधर जाएगा तो इंक्रीज करेगा, यानी ये क्या है, इंक्रीज वाला केस है। इंक्रीज यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, -3, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, और आगे इस तरह से चलता जाता है। ये -इन्फिनिटी, यहाँ पर +इन्फिनिटी, इंक्रीज इस तरफ करेगा। यानी यहाँ पर माइनस को 1 मिनट खत्म कीजिए, वैल्यू छोटी हो रही है, वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है, यानी वैल्यू छोटी हो रही है। 3, 2, 1, लेट से 1 तक पहुंच गए, साथ माइनस भी है। तो प्यारे बच्चों -1 इन बाकी सारी वैल्यू से बड़ा है या छोटा है, बड़ा है ना। माइनस के साथ जब
डिजिट छोटा होगा तो हम कहेंगे कि वो वैल्यू बड़ी है, क्योंकि नंबर लाइन किस तरह चलती है, इधर चलती है। -3 छोटा है, यहां पे माइनस छोटी वैल्यू, माइनस के आगे छोटी वैल्यू, तो माइनस के आगे 2 है, माइनस के आगे 1 है, माइनस के आगे छोटी वैल्यू ये वाली है। तो जब छोटी वैल्यू के साथ माइनस लगा देते हैं तो उसका क्या मतलब होता है कि वो इधर 0 के पास पास वाली होगी, इधर वाली ज्यादा छोटी है, आगे जाओगी इंक्रीज करेगा। इसका मतलब है कि यहां पर जब इधर से इधर जाएंगे तो इंक्रीज करेंगे। -3 छोटा है, -2 बड़ा है, -1 उससे भी बड़ा है। तो जब ये वाली वैल्यू छोटी होगी तो एज ए होल जब माइनस साथ शामिल होगा तो ये बड़ी कंसिडर की जाएगी, क्योंकि माइनस में जब वैल्यूज छोटी होती हैं तो वो इधर चली जाती हैं। यानी माइनस को यहां पर कंसिडर करें सेपरेटली, 2 बड़ा है 1 छोटा है, लेकिन जब साथ माइनस लग जाएगा तो -2 छोटा हो जाएगा और 1 क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। जनरली तो हम कहते हैं ना 2 बड़ा है और 1 छोटा है, लेकिन जब माइनस लग जाता है तो -2 क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है, और -1 बड़ा हो जाता है। तो इसलिए हमने लिखा है कि वैल्यू लेस नेगेटिव होगी। जब वैल्यू लेस नेगेटिव होगी तो उस केस में फिर विच मीन्स दैट द पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेज, पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी। मोर नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, लेस नेगेटिव, यहां पर लेस नेगेटिव की तरफ जा रही हैं क्योंकि आगे पॉजिटिव स्टार्ट हो रहे हैं तो इस तरफ इंक्रीज कर रही हैं। जैसे जैसे लेस नेगेटिव होगी पोटेंशियल एनर्जी इधर इंक्रीज करती जाएगी। तो यहां पर हमने ये लिखा है लेस नेगेटिव विच मीन दैट पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीजेस। तो अगर हम चाहते हैं कि जो बॉडी है वो अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए, किधर निकल जाए, बाहर निकल जाए, कि अर्थ उसको अट्रैक्ट करे नहीं। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रही है, एक जगह पर जाकर हम कह रहे हैं कि फील ही नहीं हो रही, यानी उसका जो दायरा कार है उससे बाहर निकल जाए, अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाए। अगर हम ये चाहते हैं कि बॉडी बाहर निकले तो उस पर हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा, G/m/r टू रेज द बॉडी अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस। यानी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रेज करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स से वर्क करवाना पड़ेगा, एंड एक्सटर्नल फोर्स मस्ट डू वर्क ऑन इट, उस बॉडी पर वर्क करे कितना, G/m/r। अब आप कहेंगे सर वर्क तो माइनस में आ रहा था, आप यहां पे लिख रहे हैं कि प्लस G/m/r। तो यहां पर मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लो आपने बैंक से उधार लिया है, क्या लिया है, उधार लिया है। मान लो आपने 1000 रुपीज बारो किए हैं, उधार लिया है, तो आपके बैलेंस में किस तरह से शो होगा, -1000। किस तरह से शो होगा, -1000। और आपने एक 100 रुपया पे कर दिया है, आपने क्या किया, 100 रुपया पे कर दिया है। जब 100 रुपया पे करेंगे तो यहां पर कितना रह जाएगा, -900। जो आपने पे किया है वो इसमें क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, +100 हो रहा है। -1000 + 100 -900। अगर अब फिर आप 500 पे कर देते हैं तो यहां पर +500 हो जाएगा। देन वापस कितनी अमाउंट रह जाएगी आपकी, -400। यानी अब आपने इतने पे करने हैं। अगर आप 4 के 400 पे कर देते हैं तो +400, आंसर क्या बचेगा, 0। तो सिमिलरली यहां पर हमने पोटेंशियल एनर्जी किस में लिखी है, माइनस में लिखी है। मान लीजिए वो -1000 है, बिलफर्ज है नहीं, एक इमेजिनरी केस ले, -1000 एक वैल्यू है। अब आपको वर्क डन करना पड़ेगा पॉजिटिव में, क्योंकि यहां पर जब आप पे कर रहे थे तो पॉजिटिव में पे कर रहे थे, पे तो नेगेटिव में नहीं कर रहे थे। आपने बारो किया, आपके बैलेंस में नेगेटिव वैल्यू आ गई। अब आप जो पे कर रहे हैं अब पॉजिटिव पे कर रहे हैं, तो नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी है, मुझे पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। फिर अगर मुझे ये वाला बैरियर अबूर करना है तो मुझे इसके बराबर पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। जैसे यहां पर अगर -1000 को मैंने अपने बैलेंस से खत्म करना है, अगर मैं चाहता हूं कि कुछ भी उधार ना रहे, जितना मैंने बारो किया मैं सारा वापस कर दूं, तो वहां पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल जाए तो मुझे इसके बराबर पॉजिटिव वर्क डन करना पड़ेगा। अगर मैं चाहता हूं कि मेरे अकाउंट में जो बारोड अमाउंट है ये खत्म हो जाए, -1000 ना नजर आए, तो मुझे +1000 पे करना पड़ेगा, तब जाके 0 होगा। यहां पे जब माइनस में पोटेंशियल एनर्जी है तो मुझे ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकालने के लिए प्लस में इतना ही वर्क डन करना पड़ेगा। जब मैं इतना ही प्लस में वर्क डन करूंगा, मैं पॉजिटिव वर्क डन करूंगा, तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर निकल जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, टू रेज दी
बॉडी अप टू इनफाइनाइट डिस्टेंस, उसको इनफाइनाइट डिस्टेंस तक रेस करने के लिए एक्सटर्नल फोर्स मुझे अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाए। जब वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर चला जाएगा तो जैसे आपके बैलेंस में जीरो शो हो रहा था, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो हो जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये कंसेप्ट? बड़ा ही आसान कंसेप्ट था। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए ये तो आर है कि सेंटर ऑफ अर्थ से कुछ भी डिस्टेंस हो सकता है, किसी भी जगह पे बॉडी प्रेजेंट हो सकती है। अगर हम कहते हैं कि सरफेस ऑफ अर्थ पे बॉडी प्रेजेंट है तो रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है? कैपिटल आर। तो फिर यहां पे सरफेस ऑफ अर्थ पर भी एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करते हैं। तो यहां पर अब वही हेडिंग लगा दी, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑन दी अर्थ सरफेस, यानी सरफेस ऑफ अर्थ पे अगर ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाए तो सेंटर ऑफ अर्थ से यहां तक डिस्टेंस कितना होगा? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो टू फाइंड द एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, के सरफेस ऑफ अर्थ पर लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? आर की जगह पर कैपिटल आर, क्योंकि कैपिटल आर हमने क्या लिया हुआ है? रेडियस ऑफ द अर्थ। तो यहां पे स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर देंगे तो उस केस में फार्मूला क्या बन जाएगा? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, जब सरफेस ऑफ अर्थ पे डिस्कस करेंगे तो उसको यूजी लिख देंगे, माइनस जी एम एम अवर, स्मॉल आर की जगह पे कैपिटल आर पुट कर देंगे। अब यहां पर ये जो नेगेटिव साइन है ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि कोई भी ऑब्जेक्ट जिसका मास स्मॉल एम है वो जब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो अर्थ उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। तो ऐसा ही होता है बिल्कुल, इसलिए हमने लिख दिया द नेगेटिव साइन शोज दैट अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड फॉर मास m इज अट्रैक्टिव, कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्मॉल मास m के लिए क्या है? अट्रैक्टिव है। कोई भी ऑब्जेक्ट जब अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो उस पर अर्थ क्या करेगी? फोर्स एक्सर्ट करेगी और उसको अट्रैक्ट करेगी। इसलिए हमने क्या लिखा है कि नेगेटिव साइन ये शो करता है कि जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड है किसी भी मास स्मॉल m के लिए वो अट्रैक्टिव है। तो यहां तक ये चीज आपको क्लियर हो चुकी है। अगर वाकई क्लियर हो गई है तो फिर आर्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी और एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी भी यहां पर कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि आपको आज का ये लेक्चर पसंद आया होगा और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। लेक्चर थोड़ा लेंथी था लेकिन मैंने बहुत कोशिश की है कि आपको एक एक पॉइंट क्लियर किया जाए। अगर वाकई आपको क्लियर हो चुका है तो कमेंट करके बताइए कि आपको सब कुछ क्लियर हो चुका है। फाइनली वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जैसे ही नेक्स्ट लेक्चर्स अपलोड हों आपको साथ के साथ नोटिफिकेशंस मिलते रहें और आप एग्जाम की बहुत ही अच्छे से तैयारी करके बहुत अच्छे मार्क्स ले सकें। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।